हेलो क्लास, वेलकम टू लिट स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज हम अपनी मनुष्यता यह कविता पढ़ने के बाद अपनी अगली कविता है पर्वत प्रदेश में पावस। तो आपको क्या करना है, लेखक परिचय और पाठ प्रवेश यह स्वयं अध्ययन करना है और समझ कर लेना है, यानी खुद के रीडिंग के लिए सेल्फ रीडिंग के लिए आपको यह पेजेस है दोनों भी, लेखक परिचय और पाठ प्रवेश। तो हम अभी कविता की तरफ बढ़ते हैं और हम कविता को पढ़ेंगे। वह कविता है पर्वत प्रदेश में पावस। यह कविता को पढ़ने के बाद हमें यह समझ में आता ही है कि पर्वत जहाँ पहाड़ों से घिरा हुआ वह प्रदेश है और वहाँ पर पावस, और इसके लेखक है सुमित्रा नंदन जी पंत जी। तो कविता में प्रकृति का ऐसा वर्णन किया गया है कि लग रहा है कि प्रकृति सजीव हो उठी है, यानी मनुष्य हो जैसे सजीव होता है ना, उड़ती है ना, वैसे। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप हर पल बदलता रहता है, यानी कभी वर्षा होती है तो कभी धूप निकलती है। पर्वतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वतों की वह आंखें हो, और वो इन आँखों के सहारे अपने आप को अपने चरणों ने फैले दर्पण रूपी तालाब में वो खुद को देख रहे हैं। पर्वतों से गिरती हुए झरने कल कल की मधुर आवाज कर रहे हैं जो नस नस को प्रसन्नता से भर रहे हैं। पर्वतों पर उगे हुए पेड़ शांत आकाश को ऐसे देख रहे हैं जैसे वे उसे छूना चाह रहे हो। बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हो, अर्थात गायब हो गए हो। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लगी हो। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है, ऐसा हमें। हाँ, तो फिर हम अब यह कविता का मैंने भावार्थ अपने शब्दों में आपसे बयां किया कि क्या दिया गया है कविता में। तो अब हम कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे। अपनी अपनी पुस्तिका को ओपन कीजिए और हम कविता की शुरुआत करेंगे और कविता के भावार्थ की तरफ ध्यान दीजिए। ओके, चलो मैं कविता को पढ़ती हूँ। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश में, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु यानी क्या है, वह एक वर्षा का ऋतु है, और परिवर्तन यानी वह बदलना, और प्रकृति का वेश यानी प्रकृति का जो यह रूप है, तो यह रूप क्या हो रहा है, यह हरदम बदल रहा है। तो यहाँ पर देखो, कवि कहते हैं कि पर्वत क्षेत्र है, यानी पर्वतीय ठिकान है जहाँ पहाड़ होते हैं, झरने होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। ऐसे पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, यानी सीजन चेंज हो गया है, बदल गया है, जिसकी वजह से प्रकृति में का जो रूप है यह बार बार बदल रहा है, यानी हमें परिवर्तन लगने लगता है। कैसे, कभी धूप होती है, कभी छाँव होती है, कभी वर्षा होती है तो कभी ठंड लगती है, ऐसे बदल रहा है। अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकलती है। तो ऐसे पर्वत प्रदेश में ऐसे क्या हो रहा है, वहाँ बार बार प्रकृति में परिवर्तन होते जा रहा है। तो आगे हम दूसरी पढ़ेंगे पंक्ति। अपने सहस्त्र दुर्ग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल ने निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। तो यहाँ पर देखो, मेखलाकार एक शब्द दिया है, मेखलाकार पर्वत अपार, सॉरी एक लाइन मैंने बोलना भूल गई। मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार यानी करघनी के आकार की, यानी पहाड़ की ढाल, करघनी का जो आकार होता है उसे मेखलाकार कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस पद्यांश में कवि ने पहाड़ों के आकार यानी उसके साइज की तुलना करघनी अर्थात कमर के जो बांधने वाला आभूषण होता है ना, उसे करघनी कहते हैं। तो वह करघनी, कवि कहते हैं कि करघनी के आकार वाले पहाड़ अपनी हजार पुष्प रूपी आंखें हमें क्या कर रहे हैं, फाड़ कर नीचे जल में क्या कर रहे हैं, वो अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। यानी ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर हजारों ऐसे फूल लगे हुए हैं, और वह फूल मानो ऐसे लग रहे हैं कि वह पहाड़ के आंखें हैं, और वह उसका दर्पण क्या है, पानी है। तो पानी में वह क्या कर रहे हैं, अपने आप को निहार रहे हैं, अपने आप को वह देख रहे हैं, यानी आंखें फाड़ कर विशाल
अपना आकार देख रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है उसे देखने के बाद पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में क्या करा है, पाला है, हमें ऐसा लग रहा है। यानी पहाड़ के चरणों में तालाब पल रहा है, ऐसे दृश्य दिखाई दे रहा है। तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम किया है, क्योंकि सारी उसकी परछाई जिसे कहते हैं, वह परछाई पहाड़ की पूरी तालाब में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर पहाड़ की आंखें कौन सी है, तो पहाड़ की आंखें यह उनके फूल यह पहाड़ की आंखें हुई है उसका। और यहाँ पर मेखलाकार का शब्द दिया है करगनी यानी कमर पर पहनने वाला एक वस्त्र आभूषण होता है, उस प्रकार यह करगनी होता है। तो हम अभी आगे की ओर पढ़ेंगे। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल, यानी यहाँ तक हमने पढ़ा। यानी जैसे वह ऐसा लग रहा है कि वह यह क्या पहाड़ के चरणों में यह तालाब पल रहा है। तो अभी हम आगे की पंक्ति की ओर बढ़ेंगे। दूसरी, गिरी का गौरव गाकर झरझर मद से नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ कर उच्चांकशाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो यहाँ पर देखो प्रस्तुत पद्यांश अपने हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है और इसके कवि है सुमित्रानंद पंत जी। आपको प्रश्न के उत्तर की शुरुआत भी ऐसे ही लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत प्रश्न यहाँ से लिया गया है, ऐसे आपको लिखना है। तो इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने क्या कर रहे हैं, झरझर आवाज कर रहे हैं। कहाँ, पहाड़ों पर आवाज कर रहे हैं, बहुत बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों क्या कर रहे हैं, गुनगान गा रहे हैं। किसकी, यह झरने पहाड़ों की गुनगान गा रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह अथवा प्रसन्नता भर देती है। यानी यह आवाज़ जब हम जाने के बाद जब पहाड़ों में सुनते हैं तो वह हमें उत्साह होता है, आनंद होता है, ऐसे हमें प्रतीत होता है। पहाड़ों के हृदय से उठ कर उनको पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा के लिए एक टक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश की ओर देख रहे हैं। यानी जहाँ पर यह पहाड़ के ऊपर जो बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, तो वह पेड़ हमें देखने के बाद मानो ऐसा लग रहा है कि शांति से यह पेड़ आकाश की ओर क्या कर रहे हैं, निहार रहे हैं, देख रहे हैं, मानो वे किसी चिंता में डूबे हुए हैं। यानी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस लिए वह आकाश में निहार रहे हैं, अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। यानी हमें यह सीख दे रहे हैं, जैसे ज़मीन पर रहकर भी पेड़ क्या कहते हैं, आकाश को छूने की इच्छा रखते हैं। यानी मैं और ज़्यादा बढ़ूँ, और ज़्यादा बढ़ सकता हूँ, मैं आकाश तक जा सकता हूँ। तो इंसान भी, मनुष्य भी ज़मीन पर रहकर हमें उन्नति की ओर बढ़ने की प्रेरणा इस पद्यांश के माध्यम से सुमित्रानंद पंत जी ने हमें समझाने की कोशिश की है। तो अपनी जो अपेक्षाएं होती है, अपने जो साक्षर बनने की इच्छाएं होती है, तो वह बादल को छूने की होना चाहिए, बल्कि इतनी नहीं कि अपने पुरता ही नहीं, बल्कि सभी की होना चाहिए। तो यहाँ हो गया। आगे की पंक्ति पढ़ेंगे। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए। यानी यहाँ पर दूसरा पेज पे है, दिया गया है रवशेष। यहाँ पर रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सबल शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर या इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में देखो कवि सुमित्रानंद पंत जी ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है। कवि कहते हैं कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हैं। यानी इतना
वहाँ पर झिम 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 बारिश होने के बाद इतना धुआं धुआं ऐसा लग रहा है मानो जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ है तो वह पेड़ हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह पेड़ मानो ऐसा लग रहा है कहीं खो गए हैं या कहीं गुम हो गए हैं, आकाश में कहीं उड़ गए हैं अर्थात गायब हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया है। केवल झरने की आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के जो पेड़ होते हैं ना, बड़े भयंकर और बड़े बड़े साइज के पेड़ होते हैं यह बड़े, तो वह पेड़ भी धरती के अंदर धंस गए हैं। हमें ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है या हमें चारों ओर दिख रहा है। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लगी है। ऐसे धुआं होता है ना बारिश होने के बाद या सवेरे सवेरे ऐसा धुंधला सा धुआं होता है, तो वह होने के बाद मानो तालाब में ऐसा लग रहा है कि तालाब में पानी नहीं है, कि वहाँ पर जब आग लगने के बाद जैसा धुआं होता है वैसा धुआं लग रहा है। ऐसा हमें दिख रहा है ऐसे मौसम में। तो ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना रूप दिखा रहा है, अपने विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखा रहा है और घूम रहा है। कौन सा जादू का खेल दिखा रहा है और घूम रहा है कि यहाँ ठिकान पर जाने के बाद थोड़ी वर्षा और वहाँ ठिकान पर जाने के बाद थोड़ी वर्षा करो। तो इंद्रदेव भी क्या कर रहा है, मस्ती कर रहा है सभी के साथ, और वहाँ पर वह क्या कर रहा है, अपना जादू सभी को दिखा रहा है। तो सबसे अच्छी और सबसे इजी यह अपनी पर्वत प्रदेश में कविता है। तो आपको क्या करना है, यह कविता का भावार्थ अच्छे से समझना है। इसके सारे प्रश्न उत्तर आपको अपने नोटबुक में लिखना है। और आज का आपका गृह कार्य होगा, इन शब्दों को एक शब्द 3 बार अपनी नोटबुक में पहले लिखना है पूरे शब्दों को, फिर प्रश्न उत्तर लिखना है और ग्रुप में अपलोड करना है। धन्यवाद।